नमस्कार, होम टीवी भारत में आपके स्वागत है। लखनऊ से खास खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट 2026 को दूरगामी और रणनीतिक करार दिया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस बजट के लिए धन्यवाद दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 11 सालों में देश ने जो आर्थिक यात्रा तय की उसके परिणाम स्वरूप 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठकर भारत की प्रगति में योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह पहला ऐसा बजट है जो कर्तव्य भावन से तैयार होकर सामने आया। उन्होंने यह भी कहा कि बजट हर भारतीय को अपने कर्तव्यों का एहसास कराने का आग्रह करता है। इस विजनरी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और केंद्रीय वित्त मंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो यात्रा तय की है उसकी बदौलत जो नीतियां तय हुई, योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं होंगी बल्कि जमीनी धरातल पर उसका इम्पैक्ट होगा। आज उसी का परिणाम है कि 11 वर्ष में 25 करोड़ से अधिक की आबादी गरीबी रेखा से उबर करके आत्मगौरव के साथ भारत की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। परिणाम है कि अब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी के साथ अग्रसर हुई है। यह हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। जब नीति स्पष्ट होती है, नियत साफ होती है, तो उसके परिणाम इसी रूप में सामने आते हैं कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत आज दुनिया में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। दिल्ली से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर बसपा सांसद कंगना रनौत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर संसद के नियमों के उल्लंघन और गैर प्रमाणित तथ्यों का हवाला देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस किताब को अभी प्रकाशित ही नहीं किया गया है उसके तथ्यों को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। कंगना रनौत ने सवाल उठाया कि अगर आरोपों में सच्चाई है तो कोर्ट क्यों नहीं जाया गया। उन्होंने कहा कि बिना प्रमाणित तथ्यों को कोर्ट करना एक गंभीर अपराध है और संसद के भीतर इस तरह का आचरण स्वीकार्य नहीं है। और बसपा संसद के इस बयान के बाद संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक टकराव और तेज दिख रहा है। जिस बुक को एक तरह से पब्लिश ही नहीं किया गया क्योंकि उसमें डेफिनेटली ऑथेंटिसिटी इज क्वेश्चनेबल। और जैसे रक्षा मंत्री जी ने कहा कि अगर वो ऑथेंटिक है तो फिर कोर्ट से उन लोगों ने, क्योंकि हम भी सेंसस सर्टिफिकेट लेने के लिए हर तरह के प्रमाण देते हैं और जिसको नहीं मिलता है कहीं ना कहीं वो प्रमाणित नहीं होते। तो जो चीज प्रमाणित नहीं है उसको आप कोर्ट कर रहे हैं। कितना बड़ा ये एक जुर्म है, ये एक संगीन अपराध है, लेकिन उनको कुछ पड़ी नहीं हुई है। वो मतलब ही हैज नो रिस्पेक्ट फॉर द पार्लियामेंट, फॉर पार्लियामेंटेरियन, जो वहां पे 1 घंटा उन्होंने ये उत्पात मचाया। जालंधर पंजाब से खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास जी की 649वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री
मोदी ने इस अवसर पर कहा कि संत रविदास जी ने सेवा और समानता का जो मार्ग हमें दिखाया, उससे समाज को नई प्रेरणा और ऊर्जा मिली है। मोदी ने घोषणा की कि गुरु रविदास जी के नाम पर आदमपुर एयरपोर्ट का नामकरण किया गया है। अब इसे गुरु रविदास जी के महाराज एयरपोर्ट के नाम पर से जाना जाएगा। साथ ही उन्होंने हवाला एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया और प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को इन महत्वपूर्ण कार्यों की शुभकामनाएं दी और कहा कि गुरु रविदास जी महाराज ने समाज में बराबरी और समान अवसर की बात को हमेशा प्राथमिकता दी है। को भी श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, समाज सेवा के क्षेत्र में डेरा सचखंड बल्ला के कार्य बहुत सराहनीय रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े अनेक कार्य पूज्य संत श्री निरंजन दास जी महाराज के मार्गदर्शन में अविरत हो रहे हैं। उनके नेतृत्व में दुनिया के कई देशों में श्री गुरु रविदास जी के विचारों का प्रसार भी हुआ है। इस योगदान को सम्मान देने के लिए अभी हाल ही में हमारी भाजपा की केंद्र सरकार ने पूज्य संत श्री निरंजन दास जी महाराज को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस अवसर पर मैं उन्हें आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनके सभी अनुयायियों को इस सम्मान के लिए बधाई देता हूं। सभी संतजन इस पवित्र पर्व पर मैं आप सबके बीच एक व्यक्तिगत कृतज्ञता भी व्यक्त करना चाहता हूं। अभी कुछ ही महीने पहले पूज्य संत निरंजन दास जी महाराज और संतों के स्नेह से मेरे जन्मदिन पर डेरा सचखंड बल्ला में अरदास हुई थी। मेरे लिए ये सामान्य बात नहीं है, मेरे जीवन में बहुत विशेष बात है। संत रविदास जी ने हमें सेवा का जो मार्ग दिखाया है, उस प्रेरणा को इससे और ऊर्जा मिली है। मैं इस स्नेह के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज मुझे एक और बात की भी खुशी है। अब से थोड़ी देर पहले ही संत रविदास जी के नाम पर आदमपुर एयरपोर्ट का नया नामकरण हुआ है। आदमपुर एयरपोर्ट को अब श्री गुरु रविदास जी महाराज जी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ भी एक और भी कार्यक्रम हुआ आज। इसके अलावा हलवारा एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया गया। मैं पंजाब समेत पूरे देश के लोगों को इन कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, श्री गुरु रविदास जी ने
समाज में बराबरी और समान अवसर की बात की थी। इसी भावना से अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया। अब आज का ये आयोजन उसी भावना को आधुनिक रूप दे रहा है। दिल्ली से खास खबर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट 2026 को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। रेखा गुप्ता ने कहा है कि यह बजट देश के हर वर्ग को भरोसा देता है। उन्होंने बताया कि यह गरीबों को सहारा देने वाला, युवाओं को अवसर प्रदान करने वाला और महिलाओं को सम्मान व ताकत देने वाला बजट है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और एक साफ रोड मैप दिखाने वाला है। उन्होंने वित्त मंत्री द्वारा बताए गए 3 प्रमुख कर्तव्यों की बातें भी शानदार करार दी। रेखा गुप्ता के मुताबिक यह बजट युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग के लिए नए अवसर पैदा करेगा और भारत की प्रगति को नए आयाम तक ले जाएगा। ये जो पूरा बजट है, ये देश के हर वर्ग को भरोसा देता है, गरीबों को सहारा देने वाला बजट है। ये युवाओं को मौका देने वाला, महिलाओं को सम्मान और ताकत देने वाला और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और एक साफ रोड मैप दिखाने वाला ये पूरा बजट है। और जो 3 बातें हमारी आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कही, 3 कर्तव्यों की बात कही, वो बहुत ही शानदार थी कि ये बजट 3 बड़े कर्तव्यों से प्रेरित है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। पहला कर्तव्य है देश की आर्थिक वृद्धि को तेज करना और लगातार उसे बनाए रखना, दोनों चीजें। दूसरा कर्तव्य है कि लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और लोगों की, परिवारों की क्षमता बढ़ाना ताकि हर नागरिक देश के विकास में भागीदार बन सके। और तीसरा कर्तव्य जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, उनका मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। इस विजन को सही मायने में जमीन पे उतारने के काम इस बजट ने किया ताकि हर परिवार, समुदाय इनको साधन भी मिल सके और अवसर भी मिल सके। ये बजट मुझे पूरी तरीके से युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, मध्यम वर्ग सभी के लिए मौका देने वाला, अवसर देने वाला और भारत की प्रगति को एक नए आयाम तक लेके जाने वाला मुझे लगता है। और इस बात को भी मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूं कि आज जो दिल्ली सरकार है वो केंद्र सरकार के साथ मिल करके बजट में दी हुई अधिकतम योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। दिल्ली सरकार लगातार केंद्र के साथ मिल करके एक विजन, जो विजन 2047 है, विकसित भारत, विकसित दिल्ली, हम उस पर काम कर रहे हैं। लगातार केंद्र से संपर्क में रहते हुए हम अपनी परियोजनाओं के लिए फंड भी लेके आते हैं और हर योजना पे केंद्र के साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं हम। तो ये सारा का सारा जो बजट है, इसमें हर एक एक्सपेक्ट को जब मैंने देखा तो दिल्ली के लिए मुझे बहुत ही ये शानदार बजट दिखाई देता है, जिसमें रोजगार के भी अवसर हैं, डेवलपमेंट के लिए भी हमारे साधन हैं और पूरी तरीके से इस बजट को हम दिल्ली के हित में मानते हैं। बहुत ही शानदार लगा मुझे इस बजट में महिलाओं के लिए जो प्रोविजन रखा गया, विशेष रूप से हमारी लड़कियों के लिए जो हॉस्टल्स हैं। अब हर जिले में जब हॉस्टल बनेंगे तो लड़कियों को बेहतर एजुकेशन के लिए, अपने रोजगार के लिए अवसर मिल पाएंगे। अन्य राज्यों से आकर के भी लोग जिस राज्य में वो अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, रह करके काम करना चाहते हैं, उन्हें अवसर मिलेंगे। दिल्ली भी इसमें सहभागी होगा। ये एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि देश को एक बूस्ट मिलने वाला है इस चीज से। युवाओं के लिए भी हमने देखा कि अनेक प्रकार की योजनाएं और एक तरीके से नेक्स्ट जनरेशन बजट इसको कहें तो कोई गलत नहीं है, जिसमें स्वास्थ्य पे, खेल पे, पर्यटन पे, हर चीज को रोजगार के साथ जोड़ा गया है। और इस बजट से कुल मिला के ग्रोथ भी मिलता है, सुधार भी मिलता है और जनता को राहत भी मिलती है। मैं जब इन सारे प्रोविजंस की बात करती हूं तो विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि इस बजट में जो हमें दिल्ली के लिए एलोकेशन मिला,
जो 1348 करोड़ रुपए, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। शासकी के अंतर्गत जो 3 राज्य है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, इसके लिए पहले बजट हुआ करता था 6,275 करोड़ रुपए, अब उसको बढ़ा के 15,380 करोड़ कर दिया गया है। तो ये तीनों राज्य जो लेजिस्लेचर वाले हैं, इनको इसका सीधा लाभ मिलेगा और दिल्ली इस पूरे लाभ में से अधिकतम लेके जाने का प्रयास करेगी। पटना से खास खबर। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के कुछ अलग अंदाज में नजर आए। तेजस्वी यादव बाएं पैर में अंगूठे के चोट लगने के कारण व्हीलचेयर पर बैठकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने इस दौरान बताया कि नाखून निकल गया है और इसी वजह से उन्हें असुविधा हुई है। उनकी इस स्थिति के बावजूद बजट सत्र में भाग लेना इस बात को दर्शाता है कि नेता अपने कर्तव्यों के प्रति कितने समर्पित है। ज्यादा चोट लग गई आपको? खोलिए 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 जी, घर में ही हो गया? हाँ, चलता रहता है। तो आप आ गए हैं तभी इस चोटिल अवस्था में, विपक्ष के नेता है, चोटिल अवस्था में फिर भी आप आए हैं हाउस अटेंड करने। ठीक है, ठीक है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के कथित आरक्षण घोटाले को लेकर राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन तेज हो गया है। आरक्षण में विसंगतियों के विरोध में अभ्यर्थियों का बड़ा जत्था सड़कों पर उतर आया। प्रदर्शनकारी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर पहुंचकर जाम कर नारेबाजी कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों की अनदेखी की गई है और उनके साथ अन्याय हुआ है। प्रदर्शनकारी भर्ती में गड़बड़ी और उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। स्थिति पर प्रशासन की नज़र बनी हुई है। दूसरी गाड़ी लगाओ। चलो चलो
योगी आदित्यनाथ पुलिस को आगे करेंगे, हम लोगों को पिटवाएंगे, हम लोगों को लठिवाएंगे, सड़कों पे घसियाई पीछे दलितों के नेता। अगर हमारे पीछे दलितों के नेता अगर पूरी मजबूती से हमारे साथ खड़े हो जाएं, तो किसी की हैसियत है हमारी नौकरी छीनने की? किसी की हैसियत है अगर हमारे पीछे दलित समाज के नेता सड़क पे आ जाए? सरकार क्या पैरवी कुछ नहीं कर रही है। अभी तक एक भी सुनवाई में सरकार का वकील उपस्थित नहीं रहा, सरकार के लोग नहीं उपस्थित रहे। हम लोग चाहते हैं 4 तारीख को सुनवाई है, ये लोग पूरी मजबूती से वहाँ जाएं, हमारे हक अधिकार के लिए सरकारी अधिवक्ता भेजें। संजय प्रसाद लगातार बोलते रहते हैं, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर बोलते रहते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? सब वोटों के दलाल हैं। अगर ये लोग हमारे अपने होते तो ये लोग सड़कों पे आते, हम लोगों को बुलाते, हमारे लिए अधिकारियों को भेजते। कोई नहीं, सिर्फ गुंडाई हो रही है सरकार में पीछे दलितों के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहिए होम टीवी भारत।